अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली तस्कीन न्यूज़ 24/7 और मैं हूं आपका मेज़बान आमिर सुहेल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। और आप लोग जानते हैं कि अभी जम्मू कश्मीर की सियासत के अंदर एक और बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पे लगातार नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से मांग की जा रही थी कि ये जल्द से जल्द पूरा किया जाए। यानी कि अगर बात की जाए तो वो मास प्रमोशन की थी, और मास प्रमोशन को लेकर चलते हुए कुछ दिन पहले जो ज़िला अध्यक्ष NSUI के हैं वो जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर मिठाइयाँ भी बांट रहे थे कि जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर मिठाई बांटने का रीज़न ये था कि जो मास प्रमोशन है वो हो गई है। लेकिन अब मेरे साथ बात करने के लिए नीरज कुंदन जी हैं, वो मौजूद हैं। और नीरज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है डेली तस्कीन को टाइम देने के लिए और मेरे स्टूडियो में आने के लिए। सवाल रहेगा आपसे कि आपके ज़िला अध्यक्ष जो हैं सनी परिहार जी, वो कुछ दिन पहले जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर मिठाइयाँ वगैरह बांट रहे थे कि मास प्रमोशन हो गया। अब UGC की गाइडलाइन आई तो एकदम से फिर यही बात सामने नज़र आई है कि फ़ाइनल सेमेस्टर वालों को एग्ज़ाम्स देना पड़ेगा। तो मिठाइयाँ बांटने के बाद ये गाइडलाइन आ गई है, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके व्यूअर्स को नमस्कार करना चाहूँगा और धन्यवाद करना चाहूँगा आपका और आपकी पूरी टीम का। और मैं इसमें थोड़ा सा बताना चाहूँगा विस्तार में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है और ये छात्रों का इशू है, छात्रों के भविष्य का इशू है और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और जिसको इतनी मतलब कि सबको लग रहा है कि ये बिल्कुल ऐसे ही है, बच्चे मास प्रमोशन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये अभी परसों ही MHR ने जो है गाइडलाइंस जो है जारी की, जिसके तहत उन्होंने बोला है कि फाइनल ईयर की जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम होंगे और वो सितंबर के महीने तक होंगे। अब हम आपको ये भी बता रहे हैं कि हम क्यों नहीं चाहते कि क्यों सितंबर के महीने में क्यों नहीं हो, और हम आपको उसके साथ साथ समाधान भी बता रहे हैं। सबसे पहले भाजपा शासित प्रदेशों ने भी मास प्रमोशन जो है NSUI की मांग पर, हमारे प्रदर्शन करने के मांग पे, या जहाँ पे कई जगह पे हमने, चाहे हरियाणा हो, तेलंगाना हो, जहाँ पे हमने रिट पिटीशन लगाई, उसके बाद हमें उसमें जीत मिली और भाजपा शासित प्रदेशों ने भी मास प्रमोशन जो है दी है। हमारी मुख्य मांग क्यों थी कि मास प्रमोशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों को तो मिले, फाइनल ईयर के बच्चों को भी मिले। फाइनल ईयर के बच्चों में भी अगर इस देश की हम बात करें, इस देश में सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस अगर कोई इंस्टीट्यूशन जो महत्वपूर्ण या टॉप क्लास के इंस्टीट्यूशंस माने जाते हैं तो वो IITs हैं। IITs ने अगर मास प्रमोशन जो है, जो कि जबकि उनका टेक्निकल कोर्स है, BTech होता है, MTech होता है, उन्होंने अगर अपने फाइनल ईयर के बच्चों को मास प्रमोशन दे दिए तो मुझे लगता है उनसे ज़्यादा बड़े इंस्टीट्यूशन तो हमारे देश में कोई नहीं। उन्होंने भी कोई ना कोई एक क्राइटेरिया लगा के मास प्रमोशन दी है। उन्होंने दो चीज़ें रखी हैं। सबसे पहले कि पिछली असेसमेंट को देखते हुए मास प्रमोशन दी जाएगी। दूसरी, उसके बाद भी अगर कोई स्टूडेंट को ये लगता है कि मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो ही और शी कैन रीपेयर इन देयर एग्ज़ाम। जब भी स्थिति जो है वो नॉर्मल होगी, वो अपने एग्ज़ाम के लिए जो है रिपेयर हो सकता है। लेकिन अभी MHR ने ऑर्डर दिया और बोला कि सितंबर के महीने में एग्ज़ाम होंगे। सबसे पहले तो मेरा एक केंद्र की सरकार से 2-3 प्रश्न है मेरे। सबसे पहला प्रश्न कि अभी एग्ज़ाम आप इसलिए नहीं ले रहे हो क्योंकि अभी आपको लगता है कि इस देश में कोरोना की महामारी जो है, केसेस जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या आपको इस बात की गारंटी है कि सितंबर के महीने में केसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे? पहला सवाल मेरा उनसे ये। दूसरा सवाल मेरा उनसे ये कि जब इस देश की पार्लियामेंट जो है वो तो आप खोल नहीं रहे हो चर्चा के लिए, क्यों? आपके मंत्रियों को और आपके MPs को डर लग रहा है कि कोई कहीं से आएगा, कोई कहीं से आएगा तो कहीं कोरोना के केसेस ना हो जाए और उनकी सुरक्षा के साथ साथ उनके परिवार की सुरक्षा पे भी कहीं आंच ना आए। तो वही बच्चा जब एग्ज़ाम देने जाएगा तो क्या उसकी सुरक्षा के लिए इन्हें नहीं सोचना चाहिए? और तीसरी महत्वपूर्ण बात, इसका जवाब अगर मुझे ये UGC दे दे तो हम भी इनके साथ एग्ज़ाम के साथ हो जाएं। ये कह रहे हैं सितंबर के महीने में ये एग्ज़ाम लेंगे। सितंबर के महीने में एग्ज़ाम लेते लेते वो एग्ज़ाम चलेंगे आपके अक्टूबर के महीने तक। रिज़ल्ट कब आएगा इसका? 2 महीने तो किसी भी रिज़ल्ट को लगेंगे आते आते। रिज़ल्ट ये आएगा दिसंबर या जनवरी। जब दिसंबर या जनवरी में इनका रिज़ल्ट आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपने फाइनल ईयर बच्चों का 1 साल का एकेडमिक ईयर जो है वो वेस्ट कर दिया। और जब एक गरीब आदमी से जाके पूछिए कि जब किसी गरीब आदमी का 1 साल बर्बाद हो जाता है तो उस पर क्या बीतेगी। हाँ, ये तो सही है। ये एक मानने वाली बात रहेगी क्योंकि मास प्रमोशन होनी चाहिए और लगातार हमने भी इस पे कहा कि मास प्रमोशन मिलनी चाहिए कोविड की वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग जानते हैं कि इस वक्त हालात ऐसे बन चुके हैं ज़मीनी स्तर पे कि अगर
मास प्रमोशन ना हो तो उसका काफ़ी नुकसान जो है वो पहुंच सकता है बच्चों को। और इस चीज़ को लेकर चलते हुए जो इनका जवाब मिला मैं उससे पूरा सहमत हूं और कहीं ना कहीं मैं इनके जवाब से एग्री हूं कि मास प्रमोशन होनी चाहिए और इस पर ना का सवाल नहीं पैदा होगा। लेकिन इसके साथ साथ काफ़ी और भी मुद्दे हैं, उन पर भी बात होगी। नीरज जी, आप नेशन मीन्स कॉम, नेशन, आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर NSUI के प्रेसिडेंट हैं और जम्मू कश्मीर पे भी आपकी नज़र रहती है और जम्मू कश्मीर के भी रहने वाले आप हैं। पिछले 4 महीने से NSUI का स्टेट प्रेसिडेंट नहीं बन पाया है कोई, इतना लेट क्यों हो रहा है? क्या ये ऐसा है कि आपको जो पहला चेहरा छोड़ के गया है शायद वैसा चेहरा नहीं मिल रहा है जो आप NSUI का प्रेसिडेंट चुनना चाहते हो, या फिर कहीं ना कहीं NSUI का प्रेसिडेंट बनने के लिए आपके पास अब बंदे नहीं रहे? क्योंकि क्या पता पहला बंदा मूव ऑन कर चुका है और उसके साथ पूरी टीम निकल गई NSUI की, अब कोई रहा नहीं है वहाँ पे। जवाब देने दो, मेरा जवाब सुनते ही आपके सारे प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा। हमारे संगठन में चुनाव होते हैं, हमारे संगठन में मेंबरशिप होती है, मेंबर्स बनते हैं और मेंबर्स बनने के बाद जो है एक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया के तहत हमारे संगठन में चुनाव होते हैं। मैं खुद जब प्रदेश अध्यक्ष रहा था मैं भी उसी प्रक्रिया से निकल कर आया था। वैसे ही जम्मू कश्मीर में हमने मेंबरशिप जो है वो लॉन्च की और सभी स्टूडेंट्स ने मेंबरशिप की, लेकिन ये इस वजह से डिसीजन पेंडिंग नहीं है कि कोई चला गया तो उसके बाद NSUI के पास कोई चेहरे नहीं। अगर NSUI के पास कोई चेहरे नहीं होते तो आज आपको कहीं ना कहीं NSUI, तब भी कोविड के समय में भी कोई हमारे स्टूडेंट्स जो हैं NSUI के संगठन के लड़के प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दिए। लेकिन एक टेक्निकल इशू है कि अब भी कोविड के समय में आप भी ये बात को समझ पाएंगे कि अभी हम यहाँ पे चुनाव नहीं करा सकते, लेकिन उसके बावजूद हम कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से हम अपनी लीडरशिप से सलाह करके कंसेंट करके। ऐसे भी सुना है नीरज जी कि अभी जो NSUI का जो पहला प्रेसिडेंट था जब उसने मूव ऑन किया उसके साथ लगभग NSUI की आधी टीम चली गई है और सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है कि अभी वहाँ पर ऐसे कोई भी ग्राउंड वर्कर नहीं है कि जो इस चीज़ को, इस बेड़े को उठाकर आगे बढ़ पाए। देखिए, संगठन में आदमी आते हैं और जाते हैं, कभी भी किसी के आने से ना कोई जब आता है तो कोई 100 आदमी लेके जाता है आता है, ना कोई जब कोई जाता है तो 100 आदमी लेके आता है। ऐसे तो सोर्सेज के हवाले से वो बोले कि वो नेशन को भी ले गए, तो ये बिल्कुल मतलब बेतुकी बात है। ऑफिशियली जो उनके साथ किसी ने फ़ोटो में जो बीच में आया तो वो तो एक ही आदमी था जो ऑफिशियली आया। उसके बाद अब कोई बोले कि ग्राउंड में अगर उनका होता तो फिर तो आज तो वो यहाँ से अगर स्टूडेंट्स लेके, हमारे संगठन के लोग लेके अपनी पार्टी में लेके गए हैं तो फिर तो अपनी पार्टी को यहाँ पे तहलका मचाया होना चाहिए था अभी तक। अपनी पार्टी में, हाँ, अपनी पार्टी में तो उनको, जो उनकी पार्टी का नाम है उस पार्टी में तो फिर तहलका मचना चाहिए था अगर यहाँ से इतने वर्कर चले गए हैं। तो हमारे तो तब भी हमने मास प्रमोशन पे प्रोटेस्ट किया, हमने SRO पे हमारे स्टूडेंट्स ने और हमारे संगठन के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। कहाँ आपको अपनी पार्टी वालों ने कहीं पे प्रदर्शन में दिखे? आपको कहीं रोड पे दिखे आपको? हमारे तो स्टूडेंट्स जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर भी किया। तो फिर अगर प्रोटेस्ट हुए कब है नीरज जी? देखिए, मैं आपको गिन के बता देता हूँ। जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर नाम के साथ बताता हूँ, विकास भटोरिया, अजय लखोत्रा हमारे कैंपस के हैं, उन्होंने मास प्रमोशन पे एक बारी नहीं कई बारी प्रोटेस्ट किया। ठीक है, सन्नी परिहार जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने SRO 202 पे जब ये गया ही था उसके कुछ दिन पहले यहाँ पे प्रोटेस्ट किया और उसके बाद भी अन्य इश्यूज़ पे उन्होंने JKPCC के बाहर प्रोटेस्ट किया। मैंने तो आपको वेन्यू भी बता दिया, नाम भी बता दिया, कहीं मैं गलत हूँगा तो आप चेक कर लो। अच्छा, यानी कि इनका फरमाना है, सीधा सीधा निशाना अपनी पार्टी की ओर जा रहा है और न जाने अपनी पार्टी से क्यों अब आंखें मिलाई जा रही हैं। क्या ये वही वादे थे जो इनके साथ अपनी पार्टी वालों ने किए थे, आज वो वादे भूल गए हैं वो? खैर, आपने अब बात शुरुआत कर ही दी तो थोड़ी सी हम भी इस पे चले जाते हैं और थोड़ी सी जानकारी आप तक पहुंचा जाते हैं। उनके भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि NSUI का कोई सिस्टम नहीं है, कोई काम करने का तरीका नहीं है और न जाने NSUI किस नींद में सोया हुआ है, सिर्फ वो कहते हैं करते कुछ भी नहीं है। देखिए, अब जो छोड़ के जाता है, कभी ये छोड़ने के बाद कोई ये थोड़ी बोल के जाता है कि वहाँ पे सब कुछ अच्छा था, वहाँ पे एक नंबर पे सब कुछ चल रहा था। जब कोई छोड़ के जाता है तो उसको कोई बहाना तो देना होता है ना, ये माइक के सामने। वो क्या बोलेगा आपके सामने? वो यही बोलेगा,
वो तो हर कोई चाहता है, और वो एक लौते नहीं गए हैं, और भी गए हैं, वो यही बोल के हैं। और यही लोग जब वापस आएंगे तो इसी माइक के सामने आपको ये उम्मीद है कि ये वापस भी आएंगे? ना, मैं कह रहा हूँ हमें कोई उम्मीद नहीं है किसी की, ना आने की ना जाने की। मैं कह रहा हूँ यही लोग जब जाते हैं और आते हैं, जब दूसरी पार्टी को भी छोड़ के आते हैं, तो तब भी इस माइक के सामने कुछ तो बोलना पड़ता है ना। अच्छा। तो वो ये मजबूरी है, नहीं तो आप थोड़ी छोड़ोगे उन्हें। आप तो पूछोगे, आपने यही प्रश्न पूछा होगा कि भाई क्यों छोड़ गए, तो वो क्या बोलेंगे कि नहीं वहाँ पे सब कुछ। अब वो तो कहते हैं कि दिल दुखाया था। देखिए कहने की बात होती है दिल दुखना, और ये तो मुझे लगता है कि सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। संगठन में जब आप किसी संगठन के साथ रखते हो तो आप किसी विचारधारा के साथ चलते हो। जब आप उस विचारधारा के लिए डेडिकेटेड नहीं होते हो, उसके प्रति आपकी कमिटमेंट नहीं होती है, तो आप कहीं पे भी जा सकते हो। आपकी पहले वाले जो चेहरे थे वो डेडिकेटेड नहीं थे। आप हाँ बिल्कुल, मतलब मैं ओपनली बोल सकता हूँ, वो आइडियोलॉजी की प्रति कमिटमेंट नहीं हो सकती। नहीं तो अगर आइडियोलॉजी की प्रति उनकी कमिटमेंट होती तो वो बीजेपी की बी पार्टी में क्यों जाते हैं? अच्छा, मुझे ये बताएं नीरज जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी जम्मू कश्मीर के अंदर एनएसयूआई कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वजूद है, कितना स्ट्रॉन्ग है? क्या आपको मालूम होगा, शायद आपने देखा भी हो, मेरी बातचीत हुई थी एक बार एनएसयू वाले बच्चों से ये शहीदी चौक ऑफिस के बाहर। तो मेरा सवाल था कि ऐसा क्या होता है कि आप मौका देख के चौका मारते हो? तो वो थोड़े से कंफ्यूज हो गई, मौके पे चौका वाला कौन सा सवाल है? तो मैंने उनको कहा था कि आप रात आते हो, मुद्दा हाईलाइट होता है, आप हाथ में पोस्टर पकड़ते हो, SRO 202 लागू करो या रिवोक करो, जो भी है, और सुबह आप उसी मौके के साथ निकल जाते हो। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है, बल्कि हम इस पर प्रोटेस्ट कंटिन्यू करते हैं। लेकिन ये एक चीज़ हमने देखी, चाहे यूथ कांग्रेस थी, चाहे एनएसयूआई था, कोई भी था, ये रात आते प्रोटेस्ट करते, सुबह निकल जाते हैं मौके के साथ। डीजल पे 2 दिन करना है, SRO पे 2 दिन करना है, जो इशू मिलता है 2 दिन करना है, उस पर फाइट नहीं करनी है, बस मौका देख के चौका मारना है। आप इस चीज़ को एग्री करते कि ये एक थोड़ी सी चूक है उनमें कि जो मौका देख के चौका मारते हैं? देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं, ये आपका सोच और आपका कहना हो सकता है। नहीं, मेरा कहना नहीं है, ये मैंने देखा है, प्रैक्टिकली ग्राउंड पे देखा है। मैं उसको प्रूव करता हूँ ना भी आपके सामने। सबसे पहले तो अगर आपने इस रियासत की सिचुएशन को 370 के बाद देखो, वो 370 से पहले देखो, तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 370 के बाद तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन को ऐसे उठा के ले जाती है पुलिस कि जैसे कोई वहाँ पे वो कोई एंटी नेशनलिस्ट कोई काम कर रहे थे, या वहाँ पे कुछ ऐसी गतिविधि कर रहे थे जिससे देश को नुकसान होने वाला था। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मतलब कि उसके बावजूद, चाहे वो युवा कांग्रेस हो, मैं तो सलाम करना चाहूँगा एक एक कार्यकर्ताओं को, चाहे वो एनएसयू के हों, वो तब भी उन्होंने, उनका मोरल जो है वो डाउन नहीं हुआ। जो स्थिति 370 के बाद बनी थी, कितनी बारी हमारे युवा कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनको हाउस अरेस्ट किया गया, किसी कारणवश किया गया होगा ना। तो आपको कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से तानाशाही जो एडमिनिस्ट्रेशन को यूज़ करके 370 के बाद केंद्र द्वारा सरकार ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, और वो तानाशाही इन्होंने चलाई भी, तो उस रीज़न को भी आपको आफ्टर 370 वो चीज़ को भी आपको देखना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद मैं कहूँगा, अगर आप हमारे संगठन की बात कर रहे हैं, अगर आप हमारे संगठन को माइनस कर दें, तो अभी तो ये नई पार्टी भी बनी है जिसका नाम ले रहे थे हम कहाँ दिखे आपको? ये मेमोरेंडम के अलावा कहीं दिखे आपको आज तक कभी? नहीं, ग्राउंड में तो हमने इनके प्रोटेस्ट देखे हैं, काफ़ी कई दिनों से प्रोटेस्ट हो भी रहे हैं इनके, वो दिख भी रहे हैं और मीडिया में कंटिन्यू चल भी रहे हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, तो ग्राउंड में अगर आपको विपक्ष के तौर पे दिखेंगे तो यही दिखेंगे। बाकी जो दूसरी पार्टियों की मैंने बात बताई है, कहीं मेमोरेंडम के अलावा कहीं दिखे आपको? कहीं ये मेमोरेंडम देते हैं, किसी दिन वो बोल देते हैं कि इनके मेमोरेंडम से ही मांगे पूरी हो रही हैं। मगर ये जो दावे इन्होंने किए हैं, ये कहते हैं कि SRO 202 को रिवोक करने के लिए अपनी पार्टी का स्टैंड था, और उन्होंने प्रोबेशन पीरियड में रिवोक करवाया, ये उस चीज़ को मानते हैं और युवा साथ दे रहे हैं। मैं आपको मतलब मैं एक चीज़ से हैरत में हूँ कि नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन मुझे सपोर्ट बड़ा कम दिखता है युवाओं का इसके साथ। देखिए, ये फिर से मैं बोलूँगा कि ये आपका कहना हो सकता है, ठीक है, मेरा नहीं कहना है, ये ऑडियंस का कहना है। ऑडियंस का, और फिर अब मुझे प्रूव करना पड़ेगा आपको। मुझे ऑडियंस, कौन सी ऑडियंस ने बोल दिया आपको? जब यहाँ पे मैंने तो एक एक चीज़ करके गिनती करके प्रूफ करके बता दिया ना कि भैया हमारे संगठन के अलावा आप मुझे कोई दूसरा संगठन दे दो जो सड़कों पे उतरता हो।
मेमोरेंडम के अलावा अपनी पार्टी ने तो कुछ किया ही नहीं अभी तक। आपने किसी अपनी पार्टी के किसी एक नेता को भी सड़क पे देखा? पेट्रोल रिवोक रैबरे खेल पे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा। SRO 202 जो टूटा, उसमें मैं ओपनली कहूँगा वो अगर क्रेडिट कहीं जाता है तो वो जम्मू कश्मीर के युवाओं को जाता है। वो जम्मू कश्मीर के युवाओं की लड़ाई थी, वो उनकी विल थी, और वो चाहे सोशल मीडिया के थ्रू वो संघर्ष कर रहे हों, उसमें योगदान ज़रूर हम लोगों का हो सकता है। लेकिन आज अपनी पार्टी बोले या बीजेपी वाले बोलें कि ये हमने तुड़ा के लाया है, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अपनी पार्टी वाले तो आज उस पे भी लड़ रहे हैं। रिवोक का प्रोबेशन पीरियड के लिए, रैबरे खेल के लिए भी वो आए रोज प्रोटेस्ट करते हैं। कौन सा प्रोटेस्ट मुझे बताना सर? प्रेस क्लब के अंदर उनके प्रोटेस्ट हुए हैं। कौन सा? मुझे एक प्रोटेस्ट दिखा दो। मैंने तो आई एम सॉरी टू से, आप मुझसे ज़्यादा मीडिया में देखते हो, आपने देखा शायद सवाल शायद आपने देखा नहीं है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपने देखा नहीं है, लेकिन आप एक बार देख लें। उन्होंने मेडल्स बेचे हैं प्रेस क्लब के अंदर, उनका वो प्रोटेस्ट हुआ। शायद जम्मू कश्मीर पे आपकी नज़र नहीं रहती है। जम्मू कश्मीर की राजनीति पे नीरज जी नहीं, प्रेस क्लब के बाहर बैठे हुए हैं, पूरी मीडिया ने कवर किया है, मुझे 50,000 लोगों ने देखा है। वो कोई एक प्रोटेस्ट हो सकता है फिर आपका, मतलब कि ये ज़रूर हो सकता है एक प्रोटेस्ट मैं बोल सकता हूँ। उसके अलावा कि जिस तरीके से हम प्रोटेस्ट करते हैं, सड़कों पे उतरते हैं, वैसे ज़्यादातर तो हम उनको मेमोरेंडम देते हुए ही देखते हैं कि आज अपनी पार्टी ने ये मेमोरेंडम दे दिया, आज अल्ताफ़ बुखारी साहब ने ये बोल दिया। मतलब ज़्यादा स्टेटमेंट्स देते हैं। हाँ, वो स्टेटमेंट ज़रूर देते हैं वो। बाकी ये तो हम, मुझे लगता है कि मैंने और आपने आधा घंटा डिस्कस करके उनको बना दिया, इतना अभी उनका है नहीं है। अभी उनको ज़मीनी सतह में बहुत काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पे आप पे क्यों इल्ज़ाम लगाए जाते हैं? NYC के बच्चे हैं, NYC का मुद्दा है, 2010 का, तब आपकी सरकार थी, और आज भी कहीं ना कहीं इल्ज़ामात जो हैं वो आप पे आयद किए जाते हैं कि पिछले 70 सालों के गुनाह हैं जिनको धोने में टाइम लगेगा। हमें भी समझ नहीं आ रही है कौन से गुनाह हैं, कैसे गुनाह हैं। और ख़ास करके ये कहा जाता है कि NYC का जो मुद्दा है, इन 6000 कैंडिडेट्स का अगर कोई शख्स है जिसने इनके फ्यूचर के साथ खेला है तो वो 70 साल वाली सरकार है। अब आप ही अंदाज़ा लगा लें कौन सी 70 साल वाली। देखिए, अब ये इल्ज़ाम लगाना तो बहुत आसान है, ख़ासकर 2 मिनट में ये इल्ज़ाम लगा देना कि 70 साल जो है क्या बोलते हैं कांग्रेस पार्टी ने किया। और पहली बात है, कांग्रेस पार्टी जब भी यहाँ पे सत्ता में रही, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी कोलिशन में रही, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी आज की जो वर्तमान की स्थिति है, आज केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, और यहाँ पे गवर्नर रूल लगने के बाद भी इनडायरेक्टली जो रूल है वो भाजपा की सरकार कर रही है, ठीक है। और इससे पहले भी PDP के साथ भाजपा की सरकार ने अच्छे तरीके से सरकार जो है अपनी चलाई। आज भी अगर वो विपक्ष से ही प्रश्न पूछेंगे तो मुझे लगता है ये उनकी नासमझी होगी। अगर मैं खुद ही इस चीज़ को मानता हूँ, क्या पता कुछ ना कुछ कमियां विपक्ष से रही होंगी, तभी तो विपक्ष ने उनको छोड़ के किसी और को मौका दिया ना। अब अगर किसी और को मौका दिया है, वो जिसको मौका दिया वो भी वही वाली चीज़ें गिनाते रहेगा, तो मुझे लगता है कि इस तरीके से ना तो राजनीति, जो हो गया सो हो गया। पिछले 70 सालों में जो हुआ, आपका ये कहना उसको छोड़ दो। चाहे NYC वाले जो मांगे कर रहे हैं वो करते रहें, वो दावे कर रहे हैं, हम पे लगाते हैं, हमसे होगी ये गलती, आप ये मानते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल ऐसे आप जिस तरीके से आप बोल रहे हो कि 70 सालों में जो हो गया सो हो गया, आप तो ऐसे बोल रहे जैसे 70 सालों में कुछ हुआ ही नहीं। ये जो माइक भी आपका है, ये इन्हीं 4 सालों में बन के आया है। 70 सालों में कांग्रेस पार्टी की अगर यहाँ पे सरकार, अगर हमारा माइक 4 साल में बना, इसका मतलब पिछले 70 सालों में कोई काम नहीं हुआ। तो मैं वही बात कहने की बात, आप मानते हैं कि कांग्रेस से कोई काम नहीं हुआ? आप अगर ज़बरदस्ती अपने मुंह से चीज़ें निकालोगे तो उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। मेरी बात सुनोगे तब है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि 4 साल में ये माइक बनकर आया है, ये 4 साल में ही मोबाइल बनकर आया है, तो उसमें फिर गलतफहमी आपकी है, वो हमारी गलतफहमी नहीं है। 70 साल की अगर आप कांग्रेस पार्टी की अगर देन देखेंगे तो फिर मैं आपको सुबह से शाम हो जाएगी। आज ये वही पार्टी है, आज पेट्रोल डीजल पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं ना। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तब 144 US $, कच्चे तेल की कीमत थी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। आज उसकी कीमत है 40 US $। उस टाइम पे 140-45 का लेके कांग्रेस पार्टी ने आपको पेट्रोल दिया 75 और 80 में। आज वही ये 40 रुपये में दे रहे हैं।
40 रुपये में इनको पीछे से मिल रहा है और ये 75 और 80 रुपये में दे रहे हैं। तो ये तो कोई आम आदमी भी समझ लेगा किसने लूटा इस देश को, कौन अभी लूट रहा है। तो ये तो कहने की बात है। वो तो कहते हैं ना कि ये गद्दार है, कांग्रेस गद्दार है, गद्दारों की पार्टी है, देशद्रोहियों की पार्टी है। उनके कहने से इनकी सोच अलग है। उनके कहने से इन्होंने तो ऐसे ऐसे लोगों को जम्मू कश्मीर में बिठा के दामाद बना के रखा हुआ था, जो लोगों ने कत्ल गारत किया है, जिन लोगों ने यहाँ पे मिलिटेंसी को बढ़ावा दिया है, और कांग्रेस वालों ने वो दामाद बना के बिठाए हुए थे। देखिए, ये तो भाजपा जो है उनका प्रोपेगेंडा करने का एक ज़रिया है, और उनका एक हमेशा रहता है कि एक झूठ को वो 100 बारी झूठ को 100 बारी बोलें तो 101वीं बारी वो सच हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। इस देश में जो लोग हैं, इस देश के जो लोग हैं, वो इतिहास जो है कांग्रेस पार्टी का जानते हैं। कांग्रेस पार्टी की जो कंट्रीब्यूशन रही है उस चीज़ को जानते हैं। ठीक है, अभी 2.5 साल 3 साल इनको पीडीपी के साथ मौका मिला, तब तो इनको कोई एंटी नेशनलिस्ट और कोई नेशनलिस्ट नहीं दिखा। ठीक है ना, तब तो इन्होंने पूरी सरकार जो है उनके साथ चलाई, लेकिन सरकार तोड़ते ही वो एंटी नेशनलिस्ट हो गए। ठीक है ना, एक चीज़ तो माननी पड़ेगी आपको, अमित शाह जी ने अगर पूरी ज़िंदगी में कभी एक बारी सच बोला है तो वो एक ही बारी बोला है। वो एक बारी बोला जब इन्होंने पीडीपी के साथ अपनी सत्ता जो है तोड़ी। उन्होंने क्या बात बोल के सत्ता तोड़ी? उन्होंने बोला मैं इसलिए तोड़ रहे हैं हम अलायंस क्योंकि ये हमारे जो काम है, हमारा एजेंडा जो है वो पूरा नहीं होने देते। तो 3 साल 2-2.5 साल मतलब इनका एजेंडा ऐसा था। हाँ, नहीं, मतलब 2.5 साल 3 साल वो आपके काम नहीं होने दे रहे थे तो आप चुप रहे ना, आप खामोश रहे ना। वो तो लास्ट में लोकसभा की इलेक्शन थी, सारी दुनिया जानती है, आपकी पॉलिटिकल मजबूरी थी कि पीडीपी को साथ में रह के आपने लोकसभा का इलेक्शन चुनाव लड़ना नहीं था, तो वो उस बेस पे छोड़ा। लेकिन ये तो अमित शाह जी ने अपने मुंह से बोला ना, अगर आपका काम नहीं हो रहा, अगर मैं किसी जनता के हित में कोई काम करना चाहता हूँ, तो वो काम अगर एक दिन भी कोई दूसरी पार्टी रोक रही है तो मुझे उसी दिन उससे अलायंस तोड़ना चाहिए। तो फिर इतना वेट किया। ये बात तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात अमित शाह जी ने खुद अपने मुंह से बोलकर एक्सेप्ट की थी कि हमने इसलिए अलायंस तोड़ रहे हैं क्योंकि पीडीपी जो है हमारे काम जो है वो करने नहीं देती। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। मेरे साथ मौजूद थे नीरज कुंदन जी। काफ़ी सारे सवालात हुए, मास प्रमोशन को भी लेकर हुए कि जम्मू यूनिवर्सिटी के बारे में मिठाइयाँ बटी, लेकिन उसके बाद अब फिर से एक बार जो मुद्दा है वो चर्चाओं में आ चुका है। लेकिन अब उम्मीद रखते हैं कि अब ये तब मिठाई बांटेंगे जब फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स को भी मास प्रमोशन के लिए जो है वो पूरे ज़ोर शोर से हाँ होगी और बच्चे इस जश्न में कदम बढ़ा के आगे बढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल एनवाईसी का मुद्दा भी था जिस पे सवाल बनता था, क्योंकि हमारा रूलिंग पार्टी से सवाल रहता है तो उनका जवाब मिलता है कि आप 70 साल वालों की सरकार से पूछें, हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमारी तो इसमें कोई गलती नहीं है, 70 साल वालों की सरकार की देन है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर अगर NSUA का नाम है तो स्टेट प्रेसिडेंट क्यों नहीं बन रहा है पिछले 4 महीने में, ये भी देखने वाली बात थी। अगर इतना बड़ा नाम है तो कितना बड़ा कैडर है, ये भी देखने वाली बात थी। जम्मू कश्मीर के अंदर आए रोज़ SRO पे प्रोटेस्ट होते हैं, चाहे यूथ कांग्रेस है चाहे NSUA है, मौका देख के चौका क्यों मारते हैं, ये सवाल भी लाजमी बनता था। और हर वक्त दूसरों पे इल्ज़ाम तो आयद कर देते हैं, क्या खुद किसी सवाल को बर्दाश्त करने की भी हिम्मत रखते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था। इसी सब को लेकर चलते हुए नीरज कुंदन जी के साथ मेरी ख़ास बातचीत हुई और उसके अंदर इन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। अब फैसला जम्मू कश्मीर की जनता ही करेगी, क्या ये सही कह रहे हैं या फिर गलत कह रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल सीधा सीधा निशाना अपनी पार्टी पे और अपनी पार्टी के कई सारे लीडर्स पे, और जिनमें आज यंग फाउंडर मेंबर है अपनी पार्टी के, उन पे भी बहुत बड़ा निशाना ताका गया और अल्फाजों में ये कहा गया है कि हमें किसी की कोई परवाह नहीं है, हम जीते आए हैं और जीते जाएंगे। खैर, आप देखते रहें डेली तस्कीन न्यूज़ 24/7 आमिर के साथ जम्मू से।